Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So in today's class we are going to solve 75 questions from your unit 2 syllabus of CUET PG social processes and problems. आज की क्लास में हम लोग यूनिट 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में किए थे यूनिट 1 के क्वेश्चंस. यू गाइज ऑलरेडी नो दैट CUET PG का जो एग्ज़ाम है वो 19th मार्च को है. आज 14th मार्च है. दैट मीन्स यू हैव ओनली 5 days लेफ्ट. ठीक है, तो बहुत कम टाइम बचा है अब. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट इस टाइम पे यूनिट वाइज रिविजन्स करो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो. साथ में जितना पढ़ लिया है उसको बार बार रिवाइज करो. नो नीड टू लर्न एनीथिंग न्यू. कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मैं हमेशा कहती हूँ यूनिट 1, 2, 3 एंड 5 ये 4 यूनिट हैं जहाँ से 75% तुम्हारा पेपर आने वाला है. तो इनको बहुत अच्छे से तुम्हें करना है. ठीक है, यूनिट 4 एंड यूनिट 6 जो है वो पूरा जीके ओरिएंटेड है. उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं बट डूएबल आते हैं. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो तुम लोग ईजिली कर लोगे. बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में क्वेश्चन CUET PG नहीं पूछता है. तो मेक श्योर दैट नेट लेवल की अभी तैयारी मत करना. बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं लास्ट मोमेंट में वो इतना हाइपर हो जाते हैं कि वो सब कुछ देखना स्टार्ट कर देते हैं. यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है, 3-3, 4-4 घंटों की क्लासेस हैं, उसको मत देखो. वाई? बिकॉज देखो जितने भी ये बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलती हूँ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी कोचिंग एंड ऑल बिकॉज मैं किसी कोचिंग से एसोसिएटेड नहीं हूँ. एंड इन फ्यूचर ऑल्सो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू एवर जॉइन दिस कॉर्पोरेट कोचिंग वाला कल्चर. सो वहाँ पे होता क्या है कि 4-5 घंटे के जो ये मैराथॉन्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि वो अंडर द सन जितनी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है वो भी उसमें ऐड करके पढ़ा देते हैं. सो दैट क्लास का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होगा. क्लासेस जब लंबी होती है ना तो वॉच आवर ज़्यादा होता है और वॉच आवर ज़्यादा होने से पैसे ज़्यादा मिलते हैं. तो ये वाला जो लॉजिक है ना, ये अपने दिमाग में रखो. जितने भी बड़े बड़े सेशंस होते हैं उसमें लोग पैसे कमा रहे हैं एक्चुअली. दैट्स वाई वो इतना बड़ा सेशन है. अननेसेसरी उसमें इन्फॉर्मेशन दे देंगे. UPSC लेवल तैयारी करवा रहे हैं, वो तुम लोगों को नहीं करनी है. ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है. अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है. इन 5 दिनों में सिर्फ तुम्हें एक एक यूनिट पकड़ के उसको रिवाइज करना है और जितने क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व किए हैं तुमने उनको तुम्हें रिवाइज करना है. ठीक है, जो लोग बैच ज्वाइन किए हुए थे उनके पास ऑलरेडी सारे नोट्स हैं, सब कुछ है, तो उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार देखो. इतना कॉम्प्रीहेंसिवली मैंने चीज़ों को पढ़ाया है कि अगर वही रिवाइज करोगे बहुत अच्छे से तो भी एग्ज़ाम अच्छा हो सकता है. ठीक है, बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आते हैं. यूनिट वाइज में मैंने बहुत चुन चुन के इस बार क्वेश्चंस ऐड किए हैं क्योंकि मैंने देखा है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ओवर टाइम. तो हम लोग सिर्फ उसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे. So those of you who don't know me, my name is Bhairavi Bharadwaj. I teach sociology on this platform. And ये वाला जो टेलीग्राम है ये ज़रूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि जो भी PDF वगैरह है वो मैं यहीं पे दूंगी. ओके, ना दिस इज़ योर सिलेबस ऑफ यूनिट 2. यूनिट 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सोशल ग्रुप्स, सोशल इंस्टीट्यूशन से आते हैं. सोशल इंस्टीट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पर मैरिज, फैमिली, किनशिप, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं. ठीक है, बैच में मैंने इसको बहुत टाइम लगा के पढ़ाया था. आई होप यू गाइज रिमेंबर. तो इसको बहुत अच्छे से करना है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो तुम लोग को मिलेंगे. एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन या 20 भी तुम इस यूनिट से एक्सपेक्ट कर सकते हो. इसलिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही यूनिट 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, राइट? सो स्टार्ट करते हैं क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम क्योंकि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है. अभी इस क्लास के बाद मुझे नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाने हैं, नेक्स्ट क्लासेस की तैयारी करनी है एंड मुझे कल का टेस्ट भी बनाना है. फुल लेंथ टेस्ट है कल, लास्ट टेस्ट सीरीज़ का, तो मुझे वो भी कंप्लीट करना है. अभी तक मैंने उसको शुरू भी नहीं किया है. ठीक है, तो उसको मैं करूँगी अभी. अच्छा गाइज, एक चीज़ और है, क्लासेस मेरी टाइमली नहीं हो पाती हैं. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं चीज़ों को टाइमली मैनेज कर सकूं. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैम जो है वो एक सिंगल पर्सन है. ठीक है, और उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. सो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ मैनेज करना ना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है. ओके, बट मैं अपना बेस्ट दूंगी. जितना मैंने बोला है 6 यूनिट वाइज MCQs जो हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग करेंगे. साथ में मुझे अगर और टाइम मिला तो मैं कुछ और मैराथन जैसे सेशंस यहाँ पे ले आऊँगी. बट बहुत ज़्यादा बड़ी क्लासेस मैं नहीं करवाऊँगी. 1 आवर तक जो भी क्लासेस हो पाएंगी वो मैं करवाऊँगी और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगी अगर क्लासेस नहीं हो पाई तो. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चंस, यू गाइज नो द रूल्स. तुम लोगों को मुझे लास्ट में बताना है कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 75. कॉमेंट्स में मुझे सबके मार्क्स चाहिए. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इजी क्वेश्चन है. द मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर सोशल प्रोसेसेस इंक्लूड्स व्हाट? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मॉडर्नाइजेशन, कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, सोशलाइजेशन, स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी. इजी क्वेश्चन है. आई वॉन्ट एवरीबडी ऑफ यू टू गिव मी द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज बी. जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड. हमें पता है सोशल प्रोसेसेस टॉपिक में हम 5 इंपॉर्टेंट सोशल प्रोसेसेस पढ़ते हैं. नाउ यू गाइज हैव टू टेल मी वन थिंग
कि इनमें से कौन सा एसोसिएटिव होता है और डिसोसिएटिव होता है। ठीक है, टेल मी इन दी कमेंट और चैट। ठीक है, कौन सा एसोसिएटिव है और कौन सा डिसोसिएटिव है इन पांचों सोशल प्रोसेसेस में से। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सब सोशल चेंज में आएगा। ठीक है, कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़, ये सब एलिमेंट्स ऑफ कल्चर हैं। हम लोग कल्चर की क्लास में ये सब पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में फिर से कल्चर का टॉपिक आएगा, राइट। और ये सारे सोशोलॉजिकल कॉमन टॉपिक्स हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। जिन्होंने बी आंसर दिया, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statement about social processes are correct? They represent patterns of interaction among individual or groups. They are repetitive forms of social behavior. They occur only within formal institution. तो social processes के बारे में इसमें से कौन सा है जो करेक्ट है, सही है। कोड्स देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे गाइस स्टेटमेंट्स वाले, तो बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना। ओके, तो सोशल प्रोसेसेस जो होते हैं वो हमें दिखाते हैं पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन, बिल्कुल सही है। रेपिटेटिव फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर होता है, एकदम करेक्ट। दे अकर ओनली विद इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, तो ये गलत हो जाएगा। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ इनफॉर्मल में भी होते हैं। दे अकर एवरीवेयर, राइट, हर जगह ये होते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए 1 and 2। जिन्होंने ए आंसर दिया है, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ क्लासिफाइड रिलीजन एंड मैजिक एज सेक्रेड एंड साइंस एज अनहोली? किसने रिलीजन और मैजिक को सेक्रेड बुलाया था और साइंस को अनहोली बुलाया था? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सैक्रेड वर्सेस प्रोफेन। ये टॉपिक पढ़ के जाना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मॉर्गन, मेलिनोस्की, रैटक्लिफ ब्राउन, एमाइल दरखाइम। द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है, वेरी गुड, इट इज़ एमाइल दरखाइम। सो एमाइल दरखाइम का कहना था कि सेक्रेड वो चीज़ें होती हैं जो होली होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं। ठीक है, और प्रोफेन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, ऑर्डिनरी होती हैं। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर, इनका जो फेमस वर्क है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द एलिमेंट्री फॉर्म दिस बुक केम इन 1912। अच्छा, एमाइल दरखाइम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इनकी बुक्स तुम लोगों को देखनी है विद ईयर। ओके, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन भी गाइज आते हैं जहाँ पर तुम्हें ईयर वाइज दे देंगे क्रोनोलॉजी करने में, है ना, तो सबके ईयर्स देख के जाना है अच्छे से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ क्लासिफाइड इंडियन फैमिली इनटू 12 कैटेगरीज? किसने फैमिली को 12 कैटेगरीज में डिवाइड किया है? के.एम. कपाड़िया, आई.पी. देसाई, पी.एम. कोलेंडा, इरावती कार्वे। What will be the correct answer? The correct answer is C। जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड। पीएम कोलेंडा के 12 काइंड्स ऑफ फैमिली आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेप्थ में तुम लोगों को नहीं जाना है, क्वेश्चन नहीं आएगा, बट नेम याद रखना। देखो, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। पहला है न्यूक्लियर फैमिली, देन सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली, देन सब न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल पर्सन हाउस होल्ड, सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली, कोलैटरल जॉइंट फैमिली, सप्लीमेंटेड कोलैटरल जॉइंट फैमिली, lineal joint and supplemented lineal, then lineal collateral and supplemented lineal collateral। और इतने हैं जो 12 हैं। उसके बाद 11 देने के बाद इन्होंने 12 दिया है अदर, द टाइप दैट वर नॉट सफिशिएंटली डिफाइंड बाय स्टडीज टू क्लासीफाई अंडर दिस 11 टाइप, यानी ऐसे जो यहाँ पे नहीं आ पाए वो इन्होंने अदर में रख दिए हैं। ठीक है, तो ये 12 काइंड्स जो हैं इनके, ये आपको ध्यान में रखने हैं नेम्स, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अहमद्स ब्रदर इज हिज डैश किन? कॉन्जैंग्यूनल, एफिनल, टर्शरी, नन ऑफ द अबव। अहमद्स का जो ब्रदर है वो उसका क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं गाइस CUET PG में। द करेक्ट आंसर इज ए। अहमद का जो ब्रदर है वो कॉन्जैंग्यूनल ब्रदर होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्जैंग्यूनल किन का मतलब क्या होता है? रिलेशन बाय ब्लड। ठीक है, ब्लड रिलेशन जो होते हैं वो कॉन्जैंग्यूनल होते हैं, और मैरिज के थ्रू जो रिलेशंस होते हैं या जो किन्स होंगे वो क्या होंगे? एफिनल होंगे। ओके,
प्लीज़ रिमेंबर। टर्शरी किन कौन से होते हैं? सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी किन, आई होप यू गाइज रिमेंबर। सेकेंडरी के जो प्राइमरी होते हैं वो हमारे टर्शरी होते हैं, ठीक है। इसको ऐसे याद रखो, ये थर्ड डिग्री किन्स होते हैं, ठीक है। कैसे? देखो, मान लो तुम्हारे प्राइमरी हैं तुम्हारे पापा, ठीक है, ये तुम्हारे प्राइमरी हो गए। तुम्हारे पापा के भाई जो होंगे वो उनके प्राइमरी होंगे ना, तुम्हारे क्या होंगे? सेकेंडरी, राइट। फादर्स ब्रदर, ये तुम्हारे प्राइमरी हैं और ये तुम्हारे सेकेंडरी हैं। और फादर के प्राइमरी कौन है? उनके भाई, यू आर अंडरस्टैंडिंग। और इनकी जो वाइफ होगी, लेट्स से ये इनकी प्राइमरी है बट तुम्हारे फादर की सेकेंडरी है, और तुम्हारी क्या हो जाएंगी? टर्शरी हो जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, people tend to marry people of similar race, age, education, religious affiliation and social class. This behavior reflects the practice of what? Similar race, age लिखा है, देखो similar यहाँ पे कीवर्ड है। सब लोग मुझे सही आंसर देना, इसका इजी क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में। हाइपरगेमी, हाइपोगेमी, हेट्रोगेमी, होमोगेमी, इसी तरह के क्वेश्चंस यूईटी पीजी इस यूनिट से पूछने वाला है। ओके, बहुत ध्यान से मैंने इसीलिए क्वेश्चंस ऐड किए हैं, वही जो मुझे लगता है एग्जाम में आ सकते हैं। द करेक्ट आंसर हेयर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है, वेरी गुड। देखो, जब कभी सिमिलर कोई कैरेक्टरिस्टिक की बात होगी और उसके बेसिस पे शादी हो रही होगी तो उसे हम लोग होमोगेमी कहेंगे, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर, हाइपरगेमी और हाइपोगेमी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसको याद करने की एक ट्रिक है। देखो, हाइपरगेमी को हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुलोमा, ठीक है। एग्जाम में ये आ जाता है, कभी कभी तुमसे हाइपर की जगह लिख के दे देंगे अनुलोमा, ठीक है। तो इसमें तुम्हें याद क्या रखना है? हमेशा वुमेन की साइड से याद रखो, ठीक है। जब कोई लो स्टेटस की वुमेन एक हाई स्टेटस के मेन से शादी करेगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अनुलोमा। ओके, प्लीज़ रिमेंबर। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है हाइपोगेमी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिलोमा, ठीक है। प्रतिलोमा में क्या होता है कि यहाँ पर जो वुमेन है वो हाई होती है और मेन जो है वो लो होता है। तो इसको याद करने के लिए तुम लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, पति लो, पति लो यानी प्रतिलोमा हाइपोगेमी, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर, एग्ज़ाम में ये आता ज़रूर है गाइस, तो ये सारी चीज़ें गलत मत करना। अभी बहुत इजी लग रही हैं बट सब लोग पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में गलत करके आते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। और हेट्रोगेमी इसका होमोगेमी का जस्ट अपोजिट होगा, होमो में सिमिलर है तो हेट्रोगेमी में डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। Now, question number 7, peer approval of your action would be a good example of what? Peer approval जब हमें चाहिए होता है तो इसका जो एग्जाम्पल है वो सबसे बेस्ट क्या होगा? एज स्पेसिफिक सपोर्ट, फॉर्मल सोशल कंट्रोल, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉर्म। व्हाट इज़ पीयर अप्रूवल? पीयर अप्रूवल का मतलब है एक तरह का अनरिटन रूल, ठीक है। यानी कि आप किसी से वैलिडेशन ले रहे हो, ठीक है, किसी से कुछ पूछ रहे हो। मान लो आपने कोई एक्ट किया है, ठीक है, अब आपको उस एक्ट का अप्रूवल चाहिए, आपको किसी से पूछना है, तो आप किससे पूछोगे? पीयर से। अब पीयर में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं, आप जिनके साथ काम करते हो वो आ सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ आप वर्क करते हो, ऑफिस में हो, वो सब आ सकते हैं। तो पीयर से आप पूछ रहे हो तो ये किस में आएगा? दिस विल कम इन सी, दैट इज़ इनफॉर्मल कंट्रोल, क्योंकि अनरिटन रूल्स की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो सी होगा, ठीक है। फैमिली, फ्रेंड, क्लासमेट, कम्युनिटीज सब आ सकते हैं। फॉर्मल नहीं होगा क्योंकि फॉर्मल में आएगा लॉ, पुलिस, कोर्ट, ये सब रिटन लॉज होते हैं, राइट। एज स्पेसिफिक सोशोलॉजी में नहीं आता है। इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स का क्या मतलब होता है कि नॉर्म्स के हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है, हम सारे नॉर्म्स को एक्सेप्ट कर लेंगे और उसी के हिसाब से चलेंगे, दैट इज़ इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स, ठीक है। इतना ज़्यादा नॉर्म्स को मान लेना कि वो एकदम आपका पार्ट बन जाए ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो,
Social control is a process of what? Enforcing conformity, internalization of norms, enforcing collective conscience या फिर none of the above. अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे. सब लोग मुझे आंसर दो इसका चैट में और सही आंसर दो. द करेक्ट आंसर इज ए. जिन्होंने ए आंसर दिया है वेरी गुड. सोशल कंट्रोल जो है वो कन्फर्मिटी को इन्फोर्स करता है. व्हाट इज़ कन्फर्मिटी? देखो, जब हम सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, जब हम सोशल नॉर्म्स को मानते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सोशल नॉर्म्स को कन्फर्म करना, कन्फर्मिटी. ठीक है. तो सोशल कंट्रोल इसीलिए होता है, जब हम नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो हम डेविएंट बन जाएंगे, और डेविएंट जो है वो सोशल नॉर्म्स को कंफर्म नहीं करते हैं, तभी डेविएंट होते हैं. उन्हीं के लिए सोशल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि कन्फर्मिटी सोसाइटी में लाई जा सके. ठीक है, सब लोग सोशल नॉर्म्स को माने. ओके, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. Now, question number 9. Non-conformity to social norms is called what? Social change, deviance, social conflict, struggle. मैंने अभी आपको बताया नॉन कन्फर्मिटी टू सोशल नॉर्म मतलब आप सोशल नॉर्म्स को मान नहीं रहे हो. तो क्या होगा इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज डेवियंस. जब हम सोशल नॉर्म्स को नहीं मानते हैं तो हम एक डेविएंट कहलाते हैं सोसाइटी में. ओके, प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 10. डैश इज अ फॉर्म ऑफ पॉलीएंड्री इन विच अ वुमेन इज मैरिड टू और मोर मैन हु आर ब्रदर्स. कौन सा टाइप ऑफ पॉलीएंड्री है जिसमें जो वुमेन है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों से शादी करती है और वो आपस में भाई होते हैं? बाईगैमी, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, सीरियल मोनोगैमी, ऑल ऑफ द अबव. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस. ऐसे क्वेश्चंस में तुम लोगों को गलती नहीं करनी है और ऐसे क्वेश्चन CUET PG में आएंगे. ओके, द करेक्ट आंसर इज बी. जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड. फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री में क्या होता है कि जो हस्बैंड्स होते हैं, एक वुमेन के बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं. ठीक है, वन वुमेन मैनी हस्बैंड, ये क्या है? ये है पॉलीएंड्री. ठीक है, ये सिंपल अगर ऐसे ही देखो तो ये एक पॉलीएंड्री है. बट अगर हम ये कहें कि ये सारे आपस में ब्रदर्स हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री. ना, व्हाट इज बाईगैमी? बाईगैमी का मतलब होता है कि एक पर्सन के होते हुए आप दूसरे से शादी कर रहे हैं. ठीक है, प्लीज रिमेंबर, मैरिंग द सेकेंड पर्सन while first is alive. ठीक है, एक पार्टनर आपका ऑलरेडी है, आप दूसरे से मैरिज कर रहे हो, तो दैट इज़ बाईगैमी. सीरियल मोनोगैमी क्या होता है? देखो, मोनोगैमी तो तुम लोगों को पता है, वन पार्टनर एट अ टाइम, है ना. बट सीरियल मोनोगैमी क्या होता है? सीरियल मोनोगैमी का मतलब होता है एक सीक्वेंस जब हमें देखने को मिलता है. ठीक है, सेवरल स्पाउसेस इन सीक्वेंस. ठीक है, जैसे मान लो एक पर्सन था, उससे तुम्हारा डाइवोर्स हो गया. ठीक है, फिर तुम आगे मूव कर गए, फिर सेकंड हस्बैंड, ये फर्स्ट हस्बैंड हो गया मान लो, ये सेकंड हस्बैंड है. ठीक है, अब सेकंड हस्बैंड के साथ मान लो डेथ हो गई उसकी, अब तुमने तीसरी शादी कर ली. तो ये क्या है? ये है सीरियल मोनोगैमी. एक टाइम पे तुम्हारा एक ही पार्टनर है, बट तुम्हारी लाइफ में एक सीक्वेंस बन रहा है. यूर अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इज सीरियल मोनोगैमी. Now, question number 11. The rule whereby the married couple establish their own residence is called what? Evanculocal, bilocal, patrilocal, neolocal. ऐसा रूल जहाँ पे जो कपल्स हैं वो अपना खुद का रेजिडेंस बना लेते हैं, देयर ओन रेजिडेंस. आई वॉन्ट एवरी वन टू गिव मी द करेक्ट आंसर. ईजी क्वेश्चंस हैं. द करेक्ट आंसर इज डी. जब कपल्स अपना खुद का रेजिडेंस बना के रहते हैं, दैट इज़ नियोलोकल. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. इसके अलावा इवैंक्यूलोकल क्या होता है? इवैंक्यूलोकल रेजिडेंस का मतलब होता है जब हस्बैंड के मामा के घर पे आप जाके रह रहे हो. ठीक है, मैं इसे हिंदी में ही लिख देती हूँ सो दैट तुम लोगों को याद रहे, बट इंग्लिश में मैटरनल अंकल कहेंगे. ठीक है, हस्बैंड के मामा. ओके, यानी कि मैटरनल अंकल. ओके, प्लीज रिमेंबर. बाई लोकल क्या होता है? बाई लोकल का मतलब होता है या तो हस्बैंड के यहाँ या वाइफ के यहाँ. इधर हस्बैंड साइड आप रहोगे और आप वाइफ साइड रहोगे.
ठीक है। पेट्री लोकल का मतलब क्या होता है, यू ऑल नो, हस्बैंड के साइड रहोगे, ठीक है। ऐसे ही मेट्री आएगा तो मदर के साइड रहोगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज़ डिफाइंड रिलीजन इन टर्म्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेक्रेड एंड द प्रोफेन? कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट कोंट, एमाइल दर्कहाइम, फ्रेजर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? अभी मैंने बताया था इजी क्वेश्चन है, सेक्रेड एंड प्रोफेन किसने दिया है, एमाइल दर्कहाइम ने, ओके, प्लीज रिमेंबर। ना क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चंस गाइज आए हुए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने बहुत ढूंढ के क्वेश्चंस लगाए हैं जो मुझे लगता है कि CUET PG के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन बायोलॉजिकल फादर ऑफ अ चाइल्ड इन व्हाट? पॉलीएंड्री, क्रॉस कजन मैरिज, एक्सोगेमी या फिर एंडोगेमी? बायोलॉजिकल फादर को डिटरमाइन करना किस में डिफ़िकल्ट है कि हम पता नहीं लगा सकते? थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ तो इजी लगेगा क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज़ ए, पॉलीएंड्री में इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक वुमेन के बहुत मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं, राइट। सो यहाँ पर डिटरमाइन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि बायोलॉजिकल फादर कौन है, ओके। Now, question number 14, the mass media, the government, the economy, the family and the healthcare system are all examples of what? ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? सोशल नेटवर्क के, कलेक्टिविटीज़ के, सोशल इंस्टीट्यूशंस के या फिर ग्रुप्स के? बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, ओके। द करेक्ट आंसर इज सी, जिन्होंने सी आंसर दिया है वेरी गुड। ये सारे ही सोशल इंस्टीट्यूशंस के पार्ट हैं, राइट। और सोशल नेटवर्क क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि व्हाट इज़ सोशल नेटवर्क। तो ऑलवेज रिमेंबर, सोशल नेटवर्क का मतलब होता है पैटर्न ऑफ कनेक्शन, ओके। इट इज़ पैटर्न ऑफ कनेक्शन एमंग इंडिविजुअल्स, लोगों के बीच में जो कनेक्शन होता है ना, दैट इज़ योर सोशल नेटवर्क। इट इज़ मोर और लाइक सोशल ग्रुप्स ओनली, ओके। कलेक्टिविटीज़ क्या होते हैं, एक तरह के टेम्परेरी ग्रुप्स होते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, द फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन refers to which of the following? The family where children are adopted, the family where children are born, the family in which children grow, none of the above. Family of orientation में क्या आएगा? I hope everybody is giving me the correct answer. The correct answer is B. फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन का मतलब होता है वो फैमिली जिसमें आप लोग का बॉर्न हुआ है, ठीक है। और वो फैमिली जो आप खुद बनाते हो, दैट इज़ फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, ओके। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन में क्या होता है, यू मेक दैट फैमिली विद मैरिज, ओके। और इनके बारे में बात की है GP मुर्डॉक ने, प्लीज़ रिमेंबर। एग्ज़ाम में ये सारे फैक्ट्स हैं जो तुम लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। GP मुर्डॉक टॉक्स अबाउट इट। नाउ question number 16, given below are two statements, one is labeled as assertion and other as reason. assertion और reason है, read करो and then answer me in the chat. assertion के बाद you all know हमें क्या लगाना होता है, because, right? so endogamy is still prevalent in Indian society, ठीक है। इंडोगेमी अभी भी हमें इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलता है, बिकॉज मोस्टली पीपल प्रिफर मैरिज विद इन देयर ओन कास्ट, क्योंकि लोग जो है वो अभी भी अपनी ही कास्ट में शादी करने के लिए प्रेफर करते हैं। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज़ ए, जिन्होंने ए आंसर दिया है वेरी गुड। एंडोगेमी जो है उसका मतलब ही यही होता है अपने ही ग्रुप में शादी करना, ठीक है। और ये इंडियन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि कास्ट बेस्ड लोग एंडोगेमी करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, कास्ट जो है वो एक एंडोगेमस ग्रुप है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कास्ट इज़ okay, please remember. Now question number 17, the descendants of common male ancestor are called what? कॉमन मेल एंसेस्टर से जब हम डिसेंडेंट्स को देखते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, यानी कि हम जो रिलेशनशिप ट्रेस कर रहे हैं वो मेल्स के थ्रू कर रहे हैं, मेल एंसेस्टर के थ्रू। कॉग्नेट्स, एग्नेट्स, लीनियल किन्स या फिर कोलैटरल किन्स? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर?
द करेक्ट आंसर इज बी, प्लीज रिमेंबर इट इज़ एग्नेट्स। जब हम सिर्फ मेल लाइन से अपना एंसेस्ट्री देखते हैं तो उसे हम लोग एग्नेट कहते हैं, ओके, ओनली मेल। और जब बोथ मेल एंड फीमेल होगा तो कॉग्नेट। ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में आती है, ठीक है। लीनियल और कोलैटरल किन्स कौन से होते हैं? देखो, लीनियल किन्स वो होते हैं जिनको हम लोग डायरेक्ट लाइन से देखते हैं, जैसे हमारे फादर, मदर, सन। कोलैटरल कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली नहीं होते हैं बट हमारे किन्स होते हैं, जैसे अंकल, आंट, कज़न, ठीक है, ये सारे हमारे कोलैटरल किन्स हो जाएंगे। Now, question number 18. Dash is a group which a person uses to shape his own values, beliefs, attitudes and behavior. In group, reference group, secondary group, model group. What will be the correct answer? Easy question है, कल भी हम लोगों ने किया था. The correct answer is B, that is reference group. We all know that Herbert Hyman talks about it and इसके बाद इस पे R.K. Merton ने भी काम किया है, ठीक है, और इसको हम लोग एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के साथ भी देखते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर। Now, question number 19. Which Latin term for soul is the basis of a form of religion described by Edward Burnett Tylor? E.B. टाइलर ने सोल के बारे में जो बात की उसमें उन्होंने सोल का मीनिंग क्या बताया है? लैटिन वर्ड है ये, अनीमा, मन, मैजिक, टैबू, यानी कौन से लैटिन टर्म से उन्होंने ये सोल वर्ड लिया है? द करेक्ट आंसर इज ए, इट इज़ अनीमा, प्लीज रिमेंबर। अनीमा का मतलब क्या होता है? सोल या फिर स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू वर्कर्स हु प्राइमरली परफॉर्म मैनुअल लेबर एंड अर्न आर्ली वेजेस? वाइट कॉलर वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स, गोल्ड कॉलर वर्कर्स, ग्रे कॉलर वर्कर्स। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऐसे कौन से वर्कर्स होंगे जो मैनुअल लेबर करते हैं और उनकी जो वेजेस हैं वो भी आवरली होते हैं, घंटे के हिसाब से उनको काम का पैसा मिलता है? वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, गोल्ड कॉलर, ग्रे कॉलर, ये सब मैंने पढ़ाया है, सब इम्पॉर्टेंट हैं, ओके। इकोनॉमी के टॉपिक में आपका ये टाइप्स ऑफ कॉलर वाला टॉपिक भी आएगा। द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड, इट इज़ ब्लू कॉलर वर्कर। ब्लू कॉलर वर्कर में कौन कौन आ जाते हैं गाइस? ब्लू कॉलर वर्कर में तुम्हारे फैक्ट्री वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है, मैकेनिक, ये सब आ जाते हैं, ओके। वाइट कॉलर में कौन से आते हैं? वाइट कॉलर में आते हैं प्रोफेशनल्स, जो कॉर्पोरेट जैसे वर्कर्स होते हैं या किसी बिजनेस में होते हैं, राइट। सो ये प्रोफेशनल या मैनेजीरियल। गोल्ड वर्कर कौन से होते हैं? गोल्ड वर्कर होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड काम, हाईली स्किल्ड काम करते हैं विद स्पेशलाइज नॉलेज। सो यहाँ पर दो कीवर्ड हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर। पहला तो है हाईली स्किल्ड, या हाँ हाईली स्किल्ड ही सही है, और स्पेशलाइज नॉलेज। ओके, अच्छा, ग्रे कॉलर वर्कर्स कौन से होते हैं? सो ग्रे कॉलर्स जो होते हैं वो बीच में आते हैं, किसके? ब्लू और वाइट के, ओके, प्लीज रिमेंबर। यहाँ पे ब्लू और वाइट के बीच में जो आएंगे वो कौन से होंगे? ग्रे कॉलर्स। अब इसमें क्या क्या आ सकते हैं? इसमें आ सकते हैं कोई ऐसे काम जिसमें आप टेक्निकल काम भी कर रहे हो, ठीक है, और सर्विस का काम भी कर रहे हो कोई, ठीक है, तो दोनों चीज़ें जिस जॉब में आ जाएंगी वो आ जाएगा ग्रे कॉलर्स में, ओके। क्वेश्चन नंबर 21. एक्सटेंडेड फैमिलीज आर रिलेवेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? बहुत ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस तुम लोगों को एग्जाम में पढ़ने हैं, ओके। कंसिस्टिंग ऑफ हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, नेबर, हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन, parents, dependent children, other relatives, usually of at least 3 generations living in same household. Extended families में क्या आएगा? I want every one of you to answer me in the chat. The correct answer is C. देखो, extended families में न्यूक्लियर फैमिली के बाद जितने लोग आते हैं
वो हो जाते हैं एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में। जैसे न्यूक्लियर फैमिली, देखो यहाँ पे कौन बात कर रहा है, ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है, दिस इज़ टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें आ जाते हैं हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे। ओके, अब अगर इसमें हम और लोगों को ऐड कर दें, जैसे 3 जनरेशन्स, मान लो बाबा दादी नानी, अगर ये सब भी हैं उसमें, तो ये फिर हो जाएगा एक्सटेंडेड फैमिली, क्योंकि एक्सटेंड हो गया ना, बढ़ गई फैमिली। ओके, तो ये चीज़ याद रखना और इसी लॉजिक से इसको हमेशा क्वेश्चन को करना। ओके, यानी इट इज़ ऑलवेज बियॉन्ड न्यूक्लियर, न्यूक्लियर के बाद अगर लोग और ऐड हो रहे हैं, सो दैट इज़ योर एक्सटेंडेड फैमिली। ओके, नाउ question number 22. In Adelphic polyandry form of marriage, the children belong to which of the following? Paternal uncle, maternal uncle, youngest brother, eldest brother. What will be the correct answer? Adelphic polyandry के बारे में पूछ रहा है कि जो चिल्ड्रन होते हैं इसमें वो किसको बिलोंग करते हैं। अब देखो एडल्फिक पॉलीएंड्री क्या है, अभी हम लोगों ने जो देखा था ना फ्रेटर्नल, ये वही है, बस इसको एडल्फिक भी कहते हैं। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर, क्वेश्चन देखो बदल के भी तुमसे पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज़ डी। मैंने बताया था ना कि फ्रेटर्नल में क्या होता है, एक वुमेन होगी, उसके बहुत सारे हस्बैंड्स होंगे और वो सारे आपस में ब्रदर्स होंगे। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा भाई होगा, एल्डेस्ट, वही होगा हेड ऑफ द फैमिली। ओके, और इसीलिए जो बच्चे हैं वो उसी को बिलोंग करेंगे, चाहे वो इनके हों चाहे वो इनके हों, इट डजेंट मैटर, बच्चे बिलोंग किसको करेंगे, एल्डेस्ट को। ओके, क्वेश्चन नंबर 23. हु सेड दैट किनशिप क्रिएट्स सोसाइटी एंड सोसाइटी क्रिएट्स द स्टेट? ये क्वेश्चन आया हुआ है गाइस, दिस इज सम PYQ और ये इंट्रेंस लेवल PYQ ही है। ओके, क्या होगा इसका आंसर बताओ। द करेक्ट आंसर इज़ बी। मैकाइवर की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये कि किनशिप इन्होंने कहा सोसाइटी बनाता है और सोसाइटी स्टेट बनाता है। ओके, question number 24. Who claimed that central conflict in all social institutions concerned the distribution of power and authority rather than capital? Karl Marx, Louis Kozer, Ralph Dahrendorf, George Simmel. What will be the correct answer? The correct answer is C. Ralph Dahrendorf का क्वेश्चन है ये, जहाँ पर ये कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस में प्रेजेंट होता है, क्योंकि पावर एंड अथॉरिटी जो है वो हमें सोसाइटी में इक्वली देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तुम लोग देख लो, इसलिए क्योंकि इन केस अगर पूछ ले किसका है तो पता होना चाहिए, कीवर्ड्स तो यू गाइस शुड नो। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशंस। ठीक है, ही टॉक्स अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, डिटेल में नहीं जाना है, बस कीवर्ड याद रखना है। ठीक है, ऑल्सो रिमेंबर राल्फ डेरेनडॉर्फ की बुक भी है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ओके, प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? इसमें से कौन सा है जो ग्रीन रेवोल्यूशन का मेजर कंपोनेंट नहीं है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इंक्रीज्ड इरीगेशन फैसिलिटीज, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अबॉयलेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है, वेरी गुड। ग्रीन रेवोल्यूशन का लैंड रिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये एक सेपरेट पॉलिसी है जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पे देखने को मिलती है। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन से एक क्वेश्चन आता है, दैट इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो दो इसमें हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है वर्ल्ड के केस में, ठीक है, अगर इंडिया के केस में पूछेगा तो अलग, और अगर जनरली पूछेगा तो अलग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, ये तुम्हारे मेन फादर ऑफ रेवोल्यूशन है। और अगर इंडिया का पूछेगा, इन इंडिया, तो याद रखना इट इज़ MS स्वामीनाथन। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर, एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आते हैं गाइस, सो गलत नहीं करके आना है ना। क्वेश्चन नंबर 26. अ 3-volume बुक द मदर इज रिटन बाय R. लुई, KM कपाड़िया, ब्रिफॉल्ट या फिर D. फॉर्डे? ये क्वेश्चन ऑलरेडी CUET PG में आया हुआ है, इट इज़ ब्रिफॉल्ट।
ठीक है। ब्रिफॉल्ट की बुक है द मदर्स, जहाँ पर ये कहते हैं कि जो अर्ली सोसाइटी थी वो मेट्रीलिनियल सोसाइटी थी। ठीक है, 1972 में ये बुक आई थी, प्लीज़ रिमेंबर। एग्जाम में फिर से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। Now, question number 27. According to Hindu Marriage Act, a wife can seek divorce if her husband is guilty of molestation, guilty of homicide, regularly away from home at least 2 years, regularly away from home at least 4 years. ये question आया हुआ है guys. This is I think Pondicherry PYQ और BHU, कहीं पर तो ये MA level question आया है। ठीक है ना। प्लीज़ रिमेंबर, हिंदू मैरिज एक्ट में ये चीज़ दी हुई है। द करेक्ट आंसर इज़ ए, कि अगर कोई गिल्टी ऑफ मॉलेस्टेशन है, मॉलेस्टेशन के अलावा अगर कोई गिल्टी ऑफ रेप है, तो वो भी एक ग्राउंड है जहाँ पर वाइफ जो है उसके पास ये राइट है कि वो हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर। और भी 2-4 वर्ड्स हैं जो इसमें एक्ट में मेंशन है, जैसे कि पहला है सोडोमी। ठीक है, अब ये सब लॉ के टर्म्स हैं गाइस, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सोडोमी का मतलब होता है अननेचुरल सेक्स। ठीक है, और इसके साथ एक वर्ड और है, दैट इज बेस्टियलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ह्यूमन एंड एनिमल, किसी एनिमल के साथ अगर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, दैट इज़ बेस्टियलिटी। अब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, बट क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट का क्वेश्चन आया है तो मे भी ऐसे टर्म्स यूज़ कर लिए जाएँ, और डाइवोर्स तुम लोगों के सिलेबस में भी है, राइट? दैट्स वाई आई एड इट, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, स्टेटमेंट 1 है कि एनिमिज्म रिफर्स टू बिलीफ इन स्पिरिट्स प्रेजेंट इन ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। स्टेटमेंट 2 है कि एनिमैटिज्म रिफर्स टू बिलीव्स in impersonal supernatural forces rather than spirits. Both statements are correct, incorrect. Statement 1 सही है, 2 सही है, कौन सा सही है? Answer me in the chat. Animism और animatism. We all know that animism के बारे में बात करते हैं E.B. टाइलर, right? Now animatism के बारे में कौन बात करता है? You have to tell me in the comment, okay? The correct answer is A. दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। एनिमिज्म बिलीफ है कि स्पिरिट्स जो हैं वो होती हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, ऑब्जेक्ट्स में, जबकि एनिमैटिज्म ये कहता है कि कोई इम्पर्सनल सुपर नेचुरल फोर्स है जो सोसाइटी में प्रेजेंट है, ना कि स्पिरिट्स। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 29, एनिमिज्म सीक्स द ओरिजिन ऑफ रिलीजन इन मैन सोशल नीड, मैंस रैशनल लॉजिक, मैंस इंटेलेक्चुअल नीड या फिर इरैशनैलिटी। E.B. टाइलर से एसोसिएटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे प्लीज़ गलत मत करना, दिस इज़ ऑल्सो सम PYQ। सो एनिमिज्म जो है वो रिलीजन का ओरिजिन देखता है मैंस इंटेलेक्चुअल नीड्स में। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर, इंटेलेक्चुअल नीड्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे ड्रीम्स है, डेथ है, स्लीप है। ठीक है, E.B. टाइलर ने इन सब पे बात की है। ओके, क्या बोला मैंने? ड्रीम्स, डेथ, स्लीप। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें एनिमिज्म में आ जाएंगी एंड E.B. टाइलर टॉक्स अबाउट इट। ना क्वेश्चन नंबर 30, इंस्टीट्यूशंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम मोरीज, फोकवेज, कस्टम या फिर कल्चरल पैटर्न्स। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं गाइज एग्जाम में। यू गाइज नो 2025 का जो CUET PG का पेपर था उसमें उन्होंने काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए थे जहाँ पर 2 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस हमें सही लग रहे थे, और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस थे जो एक्चुअली रॉन्ग थे और NTA ने उसको चेंज भी नहीं किया फाइनल आंसर की में। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, NTA एक बहुत ही घटिया एजेंसी है, मैं तो सीधे बोलती हूँ, बिकॉज मैं इतने सालों से देख रही हूँ क्या क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है इनका, क्या ये एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो एक बहुत ही बुरी एजेंसी है ये, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, एग्ज़ाम ठीक से नहीं होते हैं इसमें। बट तुम लोगों को मान लो 75 में से अगर ये 5 क्वेश्चन भी प्रॉब्लमेटिक देते हैं तब भी तुम्हारे पास 70 क्वेश्चंस हैं टू डू वेल। ठीक है, तो ये सोच के ही एग्ज़ाम करना कि इवन 2 क्वेश्चंस अगर कुछ गड़बड़ भी हैं, स्टिल मुझे जो सही क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल करेक्ट करके आने हैं, उसमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, दैट इज़ द ओनली वे टू डील विद सच काइंड ऑफ पेपर्स। ओके, ना क्या होगा इसका आंसर? सो प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ C, दैट इज़ कस्टम। कस्टम क्या होते हैं? कस्टम लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशंस या सोसाइटी में जितने भी
सोशली एक्सेप्टेड वेज होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, उनको हम लोग कस्टम कहते हैं, राइट। तो ये कस्टम जब बार बार रिपीट होते हैं ना, तो ये बन जाते हैं इंस्टीट्यूशन। ओके, जैसे मान लो मैरिज से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड कस्टम्स बार बार रिपीट होंगे, तो वो किस में बन जाएंगे, वो मैरिज और फैमिली में ऐड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी सी। ना क्वेश्चन नंबर 31, हु डिस्टिंग्विश्ड टू मेजर फॉर्म्स ऑफ फैमिली, एक्सटेंडेड और न्यूक्लियर। एक्सटेंडेड और न्यूक्लियर फैमिली के बारे में किसने बात की है, जीपी मुर्डॉक, बर्जेस, पार्क एंड बर्जेस, या फिर किंग्सले डेविस। क्वेश्चन नंबर 32, द नंबर ऑफ प्राइमरी किन्स आर व्हाट, 8, 2, 6, 4, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। प्राइमरी किन्स कितने होते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम मुर्डॉक। किनशिप में तुम्हारा जीपी मुर्डॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो 8 प्राइमरी किन्स होते हैं, प्लीज़ रिमेंबर, ठीक है। मैं ऐसे सिंपली देखो बता देती हूँ, 8 प्राइमरी किन्स होते हैं, 33 सेकेंडरी किन्स होते हैं, और 151 तुम्हारे टर्शरी किन्स होते हैं, ठीक है। सो ये 8, 33, 151 ये याद रखो, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 33, kinship systems are what, identical in all culture, arbitrary inventions of human imagination, rooted in biological processes, none of the above। kinship system को हम लोग किस कैटेगरी में रख सकते हैं। easy question है guys, I want everybody of you to give me correct answer। the correct answer is C। प्लीज़ रिमेंबर, kinship जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से रिलेटेड है, राइट। हम लोग इसमें बायोलॉजिकल, ब्लड रिलेशंस, ये सब देखते हैं, राइट। Now, question number 34, which of the following is not an example of primary group। इनमें से कौन सा है जो प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल नहीं है, नेबरहुड, स्कूल, फ्रेंड सर्कल, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई वॉन्ट एवरीबडी ऑफ यू टू गिव मी करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, प्लीज़ ऐसे ईजी क्वेश्चन गलत करके मत आना, ओके। क्वेश्चन नंबर 35, एजुकेटेड वुमेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट, सोशल कैटेगरी, कलेक्टिविटी, सोशल ग्रुप, या फिर एसोसिएशन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। द करेक्ट आंसर हेयर इज ए, जिन्होंने ए आंसर दिया है वेरी गुड। एजुकेटेड वुमेन एक सोशल कैटेगरी होगा, क्यों, देखो सोशल कैटेगरी का मतलब क्या होता है, सोशल कैटेगरी का मतलब होता है जब हम सिमिलर फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पे बात करते हैं, ठीक है। प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स रिक्वायर इंटरैक्शन among members, social groups necessarily consist of a large number of individuals, social groups involve mutual awareness among members, what will be the correct answer। सोशल ग्रुप्स के बारे में इसमें से क्या सही है, देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि इंटरैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोशल ग्रुप्स में, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो ये गलत है, ज़रूरी नहीं है कि लार्ज नंबर ही चाहिए हमें सोशल ग्रुप बनाने के लिए, ठीक है। म्यूचुअल अवेयरनेस चाहिए होती है, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट। सो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड। लार्ज वाला जो पार्ट है ये सही नहीं है, स्मॉल सोशल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ओके। Now, question number 37. Accommodation is essentially a process of what? Process of group formation, process of cooperation, process of adjustment, या फिर process of competition. What will be the correct answer? The correct answer is C. जिन्होंने C आंसर दिया है वेरी गुड। अकोमोडेशन में हम लोग देखते हैं कि एडजस्टमेंट की बात होती है ताकि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकें या रिड्यूस कर सकें, टू रिड्यूस एंड okay. Now, question number 38, which type of marriage is called as an ideal marriage in Indian society? कौन से टाइप ऑफ मैरिज को हम लोग इंडिया में एक आइडियल मैरिज मानते हैं, यानी एक सही टाइप की मैरिज मानते हैं? मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, लव मैरिज। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे लव मैरिज तो मत ही टिक करना, राइट। What will be the correct answer? The correct answer is A. So मोनोगैमी जो है उसको एक आइडियल मैरिज माना जाता है इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, पीपल रिलेटेड बाय ब्लड आर कॉल्ड व्हाट? ब्लड रिलेशंस को हम लोग क्या कहते हैं किनशिप टर्मिनोलॉजी में? अफिनल,
कॉन्जैंग्यूनस, किंड्रेड या फिर रिलेटिव्स? द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे किंड्रेड एक नया टर्म है, तो किंड्रेड का मतलब एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, ये काफ़ी ब्रॉड टर्म है और इसमें एक्चुअली क्या होता है ना कि सारे रिलेटिव्स आ जाते हैं, ठीक है, ऑल रिलेटिव्स वी कंसीडर इन किंड्रेड, ठीक है, चाहे वो ब्लड रिलेटिव्स हों, मेल लाइन हो, फीमेल लाइन हो, इट डजेंट मैटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, अ ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड टू अचीव अ सर्टेन पर्पस इज नोन एज व्हाट? एक ऐसा ग्रुप जिसका एक सर्टेन पर्पस है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टेट, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी, एसोसिएशन? द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है वेरी गुड, इट इज़ ऑलवेज एसोसिएशन, जब भी हम कोई पर्पस के बेसिस पे ग्रुप बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर ऑफ सेक्ट, ठीक है, सेक्ट, चर्च, डिनोमिनेशन, आई होप यू गाइज रिमेंबर, तो ये सेक्ट का क्वेश्चन है। ओके, पहला है कि स्मॉल साइज एंड वॉलंटरी मेंबरशिप, दूसरा है ब्रेक अवे मूवमेंट फ्रॉम एन एस्टैब्लिश्ड चर्च, क्लोज रिलेशनशिप विद द स्टेट, एम्फेसिस ऑन स्ट्रिक्ट मॉरल डिसिप्लिन। बहुत अच्छे से मैंने ये बैच में टॉपिक पढ़ाया है, दैट इज़ योर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। जिन लोगों ने बैच नहीं ज्वाइन किया था गाइज, तुम लोग इग्नू में जाके ना रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक एक बार देख लो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, ठीक है, इग्नू में तुम्हें मिल जाएगा, BA इग्नू में। मेक श्योर दैट यू रीड इट बिफोर एग्जाम। ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? द करेक्ट आंसर इज ए। क्लोज रिलेशनशिप नहीं होता है स्टेट के साथ सेक्ट का। ओके, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 42, social exclusion refers to a situation where people have very high income, are denied access to opportunities and resources in society, live only in rural areas, work in government jobs. social exclusion से तुम लोग क्या समझते हो? इजी क्वेश्चन है, जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कास्ट, एथनिसिटी, जेंडर, डिसेबिलिटी, पॉवर्टी, किसी भी तरह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ से डिनाई कर देना, आपको एक्सक्लूड कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, डैश इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन? कौन सा है जो मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन होता है? फेटिशिज्म, एनिमैटिज्म, एनिमिज्म या फिर टोटेमिज्म? द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है वेरी गुड, टोटेमिज्म इज एक्चुअली गिवन बाय एंड स्टडीड बाय एमाइल दरखाइम, ठीक है, ही ओनली सेड दैट इट इज़ अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन, ठीक है, प्लीज रिमेंबर। अर्लीस्ट फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, तब भी यही होगा। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 44, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी ग्रुप? लेबर यूनियन, अ सिटी, स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, पॉलिटिकल पार्टी? इसमें से कौन सा है जो सेकेंडरी ग्रुप नहीं है? इजी क्वेश्चन है, आई वॉन्ट एवरीबडी इन दी क्लास टू आंसर। द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया वेरी गुड, स्टूडेंट इन क्लास जो है वो प्राइमरी में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो रहा है, थोड़ा सा इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं, राइट, सो ये आ जाएंगे प्राइमरी ग्रुप में, ना कि सेकेंडरी में। ना क्वेश्चन नंबर 45, हु डिफाइंड फैमिली एज अ मिनिएचर सोशल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 जनरेशन एंड इज कैरेक्टरिस्टिकली फॉर्म्ड अपॉन द ब्लड बॉन्ड? ये एक PYQ है गाइज, आया हुआ है, डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। मुर्डॉक, किंग्सले डेविस, सुमनर एंड केलर, रैटक्लिफ ब्राउन। बहुत जगह मुर्डॉक आ रहा है, बट द करेक्ट आंसर इज सुमनर एंड केलर, प्लीज रिमेंबर। ओके, सुमनर एंड केलर की डेफिनेशन है ये फैमिली की, एग्जाम में आ चुकी है ऑलरेडी, तो तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, नॉलेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चर? कौन से कल्चर का एग्जाम्पल होगा नॉलेज? नॉन मटीरियल, कल्चरल लैग, एक्सप्लिसिट या फिर मटीरियल? ऑलवेज रिमेंबर दैट नॉलेज, आइडिया, बिलीफ, ये सब नॉन मटीरियल कल्चर का पार्ट है। जिन्होंने ए आंसर दिया है वेरी गुड। एक बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट रहता है स्टूडेंट्स में कि मैम अगर हम आर्ट की बात करें तो वो मटीरियल होगा या वो नॉन मटीरियल होगा? देखो, जब भी हम किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट हमेशा मटीरियल होगा, और जब भी हम किसी आइडिया, वैल्यू, ठीक है, या फिर नॉलेज, बिलीफ,
इन सब चीज़ों की बात करेंगे तो वो होगा नॉन मटीरियल कल्चर। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगर मैं तुमसे ताजमहल के बारे में पूछूं तो ताजमहल क्या हो जाएगा, मटीरियल कल्चर। बट उसके पीछे का जो वैल्यू है, लेट्स से अगर मैं कहूँ सिंबॉलिज्म ऑफ लव क्या है, नॉन मटीरियल है कि मटीरियल है? ठीक है, तो वो हो जाएगा नॉन मटीरियल। ओके, प्लीज़ रिमेंबर गाइस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कोई पेंटिंग पूछ रहा है या कुछ इस तरह की चीज़ पूछ रहा है जो फिजिकली देख सकते हो तुम लोग, तो वो मटीरियल कल्चर होगा। ठीक है, बट अगर उसमें कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि आइडिया की बात हो रही है, वैल्यू की बात हो रही है, किसी बिलीफ की बात हो रही है, तो वो नॉन मटीरियल में चला जाएगा। ओके, Question number 57. The Jajmani system functioned mainly as what? Market economy, capitalist system, patron-client relationship, industrial labor system. So Jajmani system किस में आएगा, किस तरह से वो फंक्शन करता है? द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया, वेरी गुड, ईजी क्वेश्चन है। आई होप सबने जजमानी सिस्टम पढ़ा होगा, बैच में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है ना। क्वेश्चन नंबर 48, कुछ ऑप्शंस दिए हैं एंड वी हैव टू सी कि वो किसके एग्जाम्पल्स हैं। टूल्स, मशीनरी, लेबर स्किल्स, फैक्ट्री, ये किस में आएगा? रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में, सोशल इंस्टीट्यूशन में, या फिर कल्चरल सिस्टम में? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड। ये सारा फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है और इसको हम लोगों ने मार्क्स की क्लास में पढ़ा था, इकोनॉमी वाली क्लास में, राइट? क्वेश्चन नंबर 49, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएंस कैन ओनली बी अंडरस्टूड इन रिलेशन टू सोशल नॉर्म्स। स्टेटमेंट 2 कह रहा है नॉर्म्स आर शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस अबाउट एप्रोप्रिएट बिहेवियर विद इन अ ग्रुप। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज़ ए। जिन्होंने ए आंसर दिया, वेरी गुड। देखो, डेविएंस को हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोगों को सोशल नॉर्म्स का टॉपिक पता होना ही चाहिए। विदाउट सोशल नॉर्म्स हम लोग डेविएंस नहीं पढ़ सकते। नॉर्म्स का मतलब होता है शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस एंड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। और डेविएंस क्या होता है? डेविएंस का मतलब होता है कि हम नॉर्म्स को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, हम इसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं। जब हम नॉर्म्स को कंफर्म नहीं करेंगे तो डेविएंस होगा। तो नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डेविएंस टॉपिक में। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, द मेन पर्पज ऑफ प्रोबेशनरी मैरिज इज टू अरेंज पॉलिटिकल अलायंस, टेस्ट कंपैटिबिलिटी बिफोर मैरिज, इंक्रीज डाउरी, मेंटेन कास्ट हायरार्की। आई होप यू गाइज रिमेंबर ट्राइबल मैरिज का कॉन्सेप्ट। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल मैरिजेस पढ़ाई हैं बैच में, और जिन्होंने बैच नहीं ज्वाइन किया है गाइज, तुम लोग भी ये टॉपिक पढ़ लेना। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्राइबल मैरिजेस हैं वो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो यू हैव टू रीड दिस टॉपिक। प्रोबेशनरी मैरिज में क्या होता है? सो द करेक्ट आंसर इज़ बी। यहाँ पर कंपैटिबिलिटी टेस्ट की जाती है। जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो साथ में रह के देखते हैं। ठीक है, और फिर उसके बेसिस पे आगे चीज़ें होती हैं। ओके, कि शादी होना है, नहीं होना है, जो भी है। तो कंपैटिबिलिटी टेस्ट की जाती है बिफोर मैरिज। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, कंसीडर द फॉलोइंग थिंकर्स एसोसिएटेड विद लेबलिंग थ्योरी। लेबलिंग थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसमें से कौन से थिंकर्स हैं जो इनसे एसोसिएटेड होंगे? 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3 या 2 एंड 3? सो प्लीज़ रिमेंबर, अगर नहीं पता है गाइस, द करेक्ट आंसर इज सी। तीनों ही थिंकर हैं जो लेबलिंग थ्योरी से एसोसिएटेड हैं। ओके, कैसे? देखो, हार्वर्ड बेकर को तो हम लोग पढ़ते ही हैं, मैंने यूट्यूब पे भी इनको थोड़ा सा पढ़ाया हुआ है। अब थॉमस शेफ जो हैं, इन्होंने भी काम किया है। इन्होंने लेबलिंग थ्योरी को मेंटल इलनेस पे अप्लाई किया था। ठीक है, ओके। अगर हम लोग फ्रैंक टैननबॉम की बात करें तो टैननबॉम ने एक कॉन्सेप्ट की बात की है, दैट इज ड्रामाटाइजेशन ऑफ ईवल। सेम कॉन्सेप्ट है, बस नाम बदल गया। ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर। Now, question number 52. A teenage group is first and foremost an example of what? Peer group, secondary group, football group, play group. Teenage group की अगर हम बात करें तो वो किस में आएगा?
इजी क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर इज ए. इट विल कम इन पीयर ग्रुप. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. हमेशा याद रखो जब भी सिमिलर इंटरेस्ट की बात की जाएगी, जैसे सिमिलर एज है ना, तो वो किस में आ जाएगा? सिमिलर इंटरेस्ट हो गया, सिमिलर एज हो गई, या फिर सिमिलर बैकग्राउंड हो गया, सोशल स्टेटस हो गया, ये सारे लोग हमारे पीयर्स होते हैं. ठीक है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ये सब. ओके. क्वेश्चन नंबर 53. मैरिज इज द अप्रूव्ड सोशल पैटर्न वेयर बाय 2 और मोर पर्सन इस्टेब्लिश अ फैमिली. किसकी डेफिनेशन है ये? मैकाइवर एंड पेज, हॉर्टन एंड हंट, एंडरसन एंड पार्कर, या फिर ऑगमन एंड निम्कॉफ. इजी क्वेश्चन, नहीं पता था तो इट्स ओके, याद रखना. इट इज़ द फेमस डेफिनेशन ऑफ हॉर्टन एंड हंट, एंड दिस क्वेश्चन इज अ PYQ ऑल्सो. ओके. मैरिज इज़ अ अप्रूव्ड सोशल पैटर्न जहाँ पर 2 या उससे ज़्यादा लोग मिलके एक फैमिली को इस्टेब्लिश करते हैं. ओके. Now, question number 54. Consider the following areas associated with Claude Lévi-Strauss. We all know that Claude Lévi-Strauss को हम लोग kinship में पढ़ते हैं. I hope you guys remember the concept of cross cousin, right? Cross cousin marriage जो हम लोगों ने पढ़ा है. Kinship system, mythology, primitive classification system. What will be the correct answer? The correct answer is D, guys. Please remember. तीनों ही चीज़ें हैं जिन पे क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने काम किया है. ओके. ना, क्वेश्चन नंबर 55. असर्शन रीज़न क्वेश्चन है, बीच में बिकॉज लगाना है तुम लोगों को. पढ़ो एंड देन आंसर इन दी चैट. कस्टम्स आर यूजुअली स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ बिकॉज लॉज जनरली हैव अ ब्रॉडर एंड मोर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. सो अगर हम बिकॉज लगाएंगे तो क्या ये सही है? वेरी गुड. जिन्होंने बी आंसर दिया है, देखो एक असर्शन में बात कर रहा है कस्टम की और इसमें रीज़न में बात कर रहा है लॉस की, तो ये इसका रीज़न तो कहीं से नहीं होने वाला, दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं. कस्टम जो है वो पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी से के हिसाब से होते हैं, राइट. लॉज जो है वो ब्रॉड होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बट एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है ये. ओके. Question number 56. Repeated pattern of behavior in society gradually become what? Random tradition, standardized custom, political rules या फिर legal punishment. Repeated pattern of behavior क्या बन जाता है? What will be the correct answer? The correct answer is B. एक standardized custom बन जाता है और वही जाके बाद में क्या बनता है? Institution. Okay. Now, question number 57. A group which consists of only 2 participants is called what? Dyad, multi-group, triad या फिर play group. अगर 2 लोग आपस में ग्रुप बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? This question is from George Simmel. The correct answer is A. उसे हम लोग dyad कहेंगे. Triad कब कहेंगे? जब 3 लोगों का ग्रुप होगा. Okay. Question number 58. Group differ from crowds because groups are temporary and emotional, unorganized gatherings, more structured and enduring, completely random. Groups crowd से कैसे differ करते हैं? Question ये पूछ रहा है. The correct answer is C. जो ग्रुप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं, enduring होते हैं, जबकि जो क्राउड्स होते हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते हैं, राइट. वो टेम्परेरी होते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं. ओके. Question number 59. Those kins who branch out from the main group like uncles and cousins are called what? ऐसे ग्रुप्स जो मेन ग्रुप से हट जाते हैं जैसे कि अंकल, कज़न, ये किस में आते हैं? सब किन, कोलैटरल, सेपरेट, लैटरल. मैंने अभी तुम लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन की थी. द करेक्ट आंसर इज़ बी. ओके. और जो मेन ग्रुप होगा वो क्या होगा तुम्हारा? लीनियल होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 60. अभी हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे बिकॉज टाइम कम है गाइस एंड बहुत सारी चीज़ें करनी है. द फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल आर व्हाट? स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड, ट्रांसमिटेड थ्रू जनरेशन, डेलिबरेटली क्रिएटेड, ओरली ट्रांसमिटेड. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल जो है वो किस में आएगा? द करेक्ट आंसर इज सी. जान के हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है, डेलिबरेटली बनाते हैं, जैसे कि लॉ है, पुलिस है, ये सब क्या है? फॉर्मल सोशल कंट्रोल है. ओके.
क्वेश्चन नंबर 61, अ सोशल ग्रुप इज इन नेचर कोऑपरेटिव, स्टैटिक, डायनेमिक, स्पॉन्टेनियस। ये जो सोशल ग्रुप होता है इसका नेचर आपसे पूछा गया है, इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन CUET PG पूछता है। ओके, द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है वेरी गुड। देखो सोशल ग्रुप डायनेमिक क्यों होता है, बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग, it changes over time. Okay, now question number 62, marriage and family in India was written by G.S. Ghure, Louis Dubo, K.M. Kapadia, M.N. Srinivas। इंपॉर्टेंट बुक है, ऑलरेडी CUET PG में आ चुकी है, और ये बुक मैंने शायद BHU या फिर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के पेपर से लिया है। द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 63, हु डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन टू काइंड्स ऑफ मैजिक। दो तरह के मैजिक की बात किसने की है, ये हम लोगों ने सोशियोक्रक्स में भी पढ़ा था। आई होप यू गाइज रिमेंबर। JNU में भी देखो आ चुका है ये क्वेश्चन, और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में भी आ चुका है। सो दैट मीन्स ये टॉपिक हो गया हमारा इंपॉर्टेंट। जितने भी टॉपिक मैं बताती हूँ, मेक श्योर दैट यू गो एंड रिवाइज दीज थिंग्स। ओके, जो भी यहाँ टेस्ट में टॉपिक देख रहे हो एक एक क्वेश्चन का, उसको जाके रिवाइज करना होमवर्क में। ओके, टैलकट पार्सन, मैक्स वेबर, होबहाउस, फ्रेजर। वी ऑल नो दो तरह के मैजिक, इमिटेटिव, कॉन्टेजियस की बात की है फ्रेजर ने। ओके, मैंने सोशियोक्रक्स क्लास में एक्सप्लेन भी किए थे ये दोनों, राइट। क्वेश्चन नंबर 64, एन अडॉप्टेड चाइल्ड वुड बी एंड व्हाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलत कर देते हैं। देखो अगर चाइल्ड अडॉप्टेड है तो भी वो किस में आएगा, कॉन्जेंग्यूनल में, उसको हम लोग ब्लड रिलेशन की तरह ही मानेंगे। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी अडॉप्टेड चाइल्ड है तो वो कॉन्जेंग्यूनल किन ही होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 65, हिंदू मैरिज क्या है, सैक्रामेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, रिचुअल है, नन ऑफ द अबव। सो ऑलवेज रिमेंबर, हिंदू मैरिज जो है वो एक सैक्रामेंट होता है। ओके, एक संस्कार में आता है, और मुस्लिम मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आता है। ओके, मैंने दोनों में डिफरेंस बताए थे बहुत अच्छे से गाइस, प्लीज़ ये सब अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 66, क्लैन यूजुअली इज अ ग्रुप। कौन सा ग्रुप है क्लैन, एंडोगैमस, एक्सोगैमस, हाइपरगैमी या हाइपोगैमी। प्लीज़ रिमेंबर, क्लैन एक एक्सोगैमस ग्रुप है, यानी यू कैन नॉट मैरी इन सेम क्लैन। ठीक है, आपको बाहर शादी करना पड़ेगा। और एंडोगैमस मैंने बताया था कास्ट है, राइट। प्लीज़ रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, द बुक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज इज़ रिटन बाय। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। CH मॉर्गन, वेस्टरमार्क, KM कपाड़िया या फिर किंग्सले डेविस। द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड, ये वेस्टरमार्क की बुक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, द हॉल मार्क ऑफ रिलीजन अकॉर्डिंग टू दरखाइम इज व्हाट। दरखाइम के अकॉर्डिंग रिलीजन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैजिक, सेक्रेडनेस, फेटिश या फिर थियोलॉजी। आई होप सब लोग इसका सही आंसर देंगे। एमाइल दरखाइम की क्लासेस यूट्यूब पे है गाइस, प्लीज़ जाके देखो, तुम्हें उनकी थोड़ी आइडियोलॉजी बैकग्राउंड समझ में आएगा, और एमाइल दरखाइम से क्वेश्चन आएगा पक्का है ये। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको इतने अच्छे से 3-4 क्लासेस लेके उसको पढ़ाया है यूट्यूब पे। ठीक है, तो उसे ज़रूर से देखना। द करेक्ट आंसर इज़ बी, दैट इज़ सैक्रेडनेस। सैक्रेड प्रोफेन डायकॉटमी की ये बात ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विच अमंग द फॉलोइंग क्लासिफाइड इंडियन पॉपुलेशन इंटू 7 ब्रॉड रेशियल ग्रुप्स। 7 ब्रॉड रेशियल ग्रुप्स किसने दिए हैं, इंडियन पॉपुलेशन को किसने डिवाइड किया है इसमें। होबल, क्रोबर, रिजले, मजुमदार एंड मदन। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज सी। प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ रिजले। और रिजले के एक बहुत फेमस बुक है द पीपल ऑफ इंडिया, ये भी आई थिंक जामिया वगैरह में पूछी जा चुकी है। ओके, please remember. Now question number 70, now only 5 questions are there. Name an involuntary group। इसमें से कौन सा है जो involuntary group है। involuntary group का क्या मतलब है, ऐसे ग्रुप जिनको हम लोग जान के ज्वाइन नहीं करते हैं, अपने आप ज्वाइन हो जाते हैं इसमें। ठीक है, रेस, पॉलिटिकल पार्टी, कंज्यूमर एसोसिएशन या फिर क्लब। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए। रेस में हम लोग खुद से नहीं उसका पार्ट बनते हैं, अपने आप व्हेन वी आर बॉर्न हम किसी ना किसी रेस में चले जाते हैं, राइट। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज़ कॉमन इन मैजिक, रिलीजन एंड साइंस। मैजिक, रिलीजन, साइंस में क्या कॉमन है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इक्वल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बींग,
orientation towards the unknown and orientation towards supernatural. This question is also PYQ. और देखो इस तरह के questions होते हैं जहाँ पर थोड़ी subjectivity आने लगती है. तुमको लगेगा कि मैम बी भी सही है, तीनों ही पे ह्यूमन बीइंग का इक्वल इन्फ्लुएंस होता है, किसी को लगेगा कि मैम सुपर नेचुरल होगा, किसी को लगेगा कि नहीं एक्सपेरिमेंटेशन. तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना, इनसे ऐसे डील करना है कि देखो मैजिक, रिलीजन और साइंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. तो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन साइंस में तो आ जाएगा, बट मैजिक और रिलीजन में हम क्या करेंगे, इक्वल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बीइंग. तो मैजिक, रिलीजन, साइंस का इक्वल इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन बीइंग पे. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है मैजिक का मेरे ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना हो, राइट. ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द अननोन एंड ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द सुपर नेचुरल. अब अगर हम सुपर नेचुरल की बात करें तो मैजिक, रिलीजन में तो फिर भी आ सकता है, बट साइंस में कैसे आएगा. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज सी. इसी तरीके से तुम्हें क्वेश्चन इस तरह के थोड़े से दिमाग लगा के सोचना है उस पर, एंड देन अपना आंसर टिक करना है, ठीक है. अब देखो ओरिएंटेशन टुवर्ड अननोन मतलब कि मैजिक, रिलीजन, साइंस एक अननोन चीज़ ही तो है, हम उस पर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, हम उसको अभी भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी सी. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 72. अ लीनिएज कंसिस्ट ऑफ डिसेंडेंट्स. एक लीनिएज जिसमें डिसेंडेंट्स हो इन अ पेट्रीलिनियर लाइन, इन अ मेट्रीलिनियर लाइन, ऑफ वन लाइन ईदर पेट्रीलिनियर और मेट्रीलिनियर, या फिर फ्रॉम बोथ द लाइन्स. सो एक लीनिएज उसमें डिसेंट्स जो है वो पेट्रीलिनियल भी हो सकते हैं, मेट्रीलिनियल भी हो सकते हैं, राइट. या तो हम पेट्रीलिनियल की तरफ से देखेंगे एंसेस्ट्री, या फिर मेट्रीलिनियल की तरफ से देखेंगे. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 73. द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मेट, एक्चुअल और पोटेंशियल टू वंस हस्बैंड्स ब्रदर इज कॉल्ड व्हाट. अब ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट देखो मेट, एक्चुअल एंड पोटेंशियल. पोटेंशियल यहाँ पे कीवर्ड है, बन सकता है, ठीक है. टू वंस हस्बैंड्स ब्रदर ना, देखो अपने पति के भाई की जीवन साथी बनने की प्रथा. हिंदी में अगर क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो और ईजिली समझ में आ जाएगा. द करेक्ट आंसर इज बी. लेवी रेट की बात हो रही है यहाँ पे. यहाँ पे क्या है कि जब वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो उसके भाई से शादी कर लेती है, दैट इज़ लेवी रेट. ओके. सेम होगा जब हस्बैंड की वाइफ ख़त्म हो जाएगी तो वो वाइफ की बहन यानी अपनी साली से शादी कर लेगा, तो वो हो जाएगा सोरो रेट. ओके. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज बी. जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 74. नियरली यूनिवर्सल नॉर्म इन ऑल सोसाइटी इज व्हाट. क्लैन एक्सोगेमी, लीनिएज एंडोगेमी, जॉइंट फैमिली, क्रॉस कज़न मैरिज. एक कौन सा यूनिवर्सल नॉर्म है जो हमें ज़्यादातर ऑल सोसाइटीज़ में देखने को मिल जाता है, सभी समाजों में हमें ये देखने को मिलता है. द करेक्ट आंसर इज़ ए. प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ पर देखो ऑप्शंस के हिसाब से हमें चूज़ करना है. हर जगह हमें जॉइंट फैमिली नहीं मिलेगी, लीनिएज इंडोगेमी नहीं मिलेगी, क्रॉस कज़न मैरिज नहीं मिलेगी, पर एक ही गोत्र में शादी करना. जैसे अपने भाई बहन से आप शादी नहीं कर सकते, सो सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती, दैट इज़ क्लैन एक्सोगेमी. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 75 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. स्मॉलेस्ट यूनिलीनियल डिसेंट ग्रुप आपसे पूछा है. सबसे स्मॉलेस्ट इसमें से कौन सा यूनिलीनियल डिसेंट ग्रुप होगा. क्लैन, लीनिएज, फेट्री, मोइती. द करेक्ट आंसर इज ए. जिन्होंने ए आंसर दिया है, वेरी गुड. सो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिलीनियल डिसेंट ग्रुप जो होता है वो क्लैन होता है. बहुत सारे क्लैन मिलके बनाते हैं लीनिएज, और बहुत सारे लीनिएज मिलके बनाते हैं फेट्री, बहुत सारे फेट्री मिलके बनाते हैं मोइती, और इसके बाद जो बनता है वो है एक बड़ी ट्राइब. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. So that's it for today guys. I hope you like today's class. I'm very sorry for uploading this class very late. Actually देखो होता क्या है ना कि क्लास का PDF बनाने में टाइम लगता है, एंड देन मुझे उसे रिकॉर्डिंग करने में टाइम लगता है. उसके बाद कभी कभी मेरा इंटरनेट मेरा साथ नहीं देता है, तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से क्लास डिले हो जाती है, और मुझे टेस्ट वगैरह भी बनाने पड़ रहे हैं. विद दैट आई हैव अदर कमिटमेंट्स एज वेल. सो थोड़ा सा मुझे समझने की कोशिश किया करो. ओके. Those of you who are watching me for the first time, don't forget to subscribe if you are a sociology student and आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है. जिन बच्चों ने बिल्कुल तैयारी नहीं की है गाइज, ये सब इंपॉर्टेंट है देखना. इतनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बना के रखी हैं, तुम लोग इसको देखो, ठीक है. ये देखो CUET के सारे PYQ देख लो, इसकी एक प्लेलिस्ट CUET PG की भी बनी हुई है, वो देख लो. ओके. डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम, क्योंकि यहीं पे PDF मिलेगा. ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, कोई भी डाउट हो तो तुम लोग यहाँ पे मुझसे बात कर सकते हो. ये वाला ऐप ज़रूर से डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से.
क्योंकि जो भी अगर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा कोई तो वो इसी पे होगा, इसी में टेस्ट सीरीज़ के सेक्शन में तुम्हें टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। अभी टेस्ट सीरीज़ के प्राइस कम हो गए हैं, इट इज़ 899 आई गेस, तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग। कल मिलते हैं यूनिट 3 के साथ, अगर कल नहीं तो परसों, बट क्लास ज़रूर होगी। और जो मैंने बोला है 6 यूनिट्स वो हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। अभी तुम लोग को करना क्या है कि तुम लोग को यूनिट वाइज रिवीजन करना है अपने एंड से, ठीक है। जितना भी पढ़ लिया है यूनिट वाइज रिवीजन करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट यू शुड डू टिल योर एग्जाम। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग।